कैसे हो आप सभी। होप सो आप सब लोग अच्छे हो गए। सो गाइस, काफ़ी लंबे गैप के बाद वापस से मैं अपनी क्लासेस लेके आ गया हूँ। सो होप सो आप लोगों को मेरी पुरानी क्लासेस अच्छी लगी हों। और यदि आपके दिमाग में कोई भी डाउट होता है सो प्लीज़ अपने डाउट को मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड जैसे ही मुझे समय मिलेगा देन मैं उसको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास आप लोग अपना रिव्यू दिया करिए कि क्लास कैसी लगी, अच्छी, या क्लास के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी मुझे थोड़ा सुझाव दिया करिए, ठीक है। और उसी सुझाव के बेसिस पे मैं क्लासेस को उतना ही बेहतर बना पाऊँगा, ठीक। सो गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ पीपल एज रिसोर्स। लोग कैसे रिसोर्स बनते हैं इस बारे में बात की जा रही है, ठीक है गाइस, इस बारे में बात की जा रही है। सो सेक्शन 1, इंट्रोडक्शंस टू द पॉपुलेशन एज एन एसेट। मतलब ये परिचय है किसका, जनसंख्या का, कि वो कैसे एक एसेट, एसेट का क्या मतलब होता है, कैसे वो एक प्रॉपर्टी के रूप में काम आ सकता है, ठीक है। इस मतलब मोटा मोटा ये मान सकते हैं। सो द टर्म पीपल एज रिसोर्स इज़ अ वे ऑफ रिफरिंग टू अ कंट्री वर्किंग पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ दियर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी स्किल एंड एबिलिटी। नाउ ये कहा गया कि लोग कैसे रिसोर्स बनते हैं, मतलब, और वो लोग कैसे वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं अपनी नॉलेज, अपनी प्रोडक्टिविटी और स्किल्स के दम पे, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि लोगों के पास जो पीपल्स होते हैं अपनी स्किल्स और एबिलिटी से वो कंट्री को एज अ कंट्री को चला पाते हैं, ठीक है, कंट्री की ग्रोथ को बढ़ा पाते हैं, इस बारे में बात की जा रही है। जनरली पॉपुलेशन इज़ व्यूड एज अ हैवी बर्डन और लाइबिलिटी और अ नेशन ड्यू टू द ह्यूज डिमांड फॉर दी फूड। मोटा मोटा क्या कहा जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इस पूरे वर्ड को ना पढ़ें तो हमें ये पता लग रहा है कि अगर ऊपर ऊपर से देखें तो हम लोग को ये लगता है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही बर्डन बढ़ेगा, किस पे, खाने पे, कपड़े पे, ठीक है, हाउसिंग पे, एजुकेशन पे और हेल्थ फैसिलिटी। ये किसके द्वारा प्रोवाइडेड हो रही हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है जिसमें गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी उठाती है, तो ये उनकी लाइबिलिटी बनती है कि ये सारी चीज़ें मुहैया कराई जाए। बट अगर ये सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं सो ये तो सोचिए कि इसका आउटकम क्या निकलता है, मतलब ये तो इनपुट है, ठीक है। इसी इनपुट पे ये काम चल रहा है और इससे आउटपुट क्या निकलेगा हमें इस बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। सो ये आउटपुट ये निकलेगा कि लोग अपनी प्रोडक्टिविटी, जितनी अच्छी उनकी हेल्थ होगी उसी हिसाब से वो लोग एक अच्छी प्रोडक्टिविटी जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। जो एक मेजर एसेट बनेगा, जो ट्रांसफॉर्म करेगा किसको और हेल्प करेगा कंट्री की इकोनॉमी में, जिसको हम लोग जानते हैं एज अ जीएनपी। जीएनपी क्या होता है, जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इट मीन्स ये हमारी कंट्री है, इसके अंदर क्या क्या उत्पाद हो रहा है इस बारे में बात की जा रही है। और बाहर से क्या क्या सामान आ रहा है, मतलब कौन कौन सा ऐसा सामान है जो ऑलरेडी मतलब इसी के अंदर काउंट होगा। इमेजिन करिए जिसको हम लोग बोलते हैं रेमिटांसेस। रेमिटांसेस वो होती है जो भी हमारे जो भी व्यक्ति बाहर जॉब, जैसे मान के चलिए मैं बाहर जॉब कर रहा हूँ, अब मैं जॉब करके जो भी पैसा घर में भेज रहा हूँ उसे हम लोग रेमिटांसेस बोलते हैं, ठीक है। इन सबको जोड़ के हम लोग बोलते हैं जीएनपी, ठीक है। नेट प्रोडक्ट की बात करते हैं, नेट प्रोडक्ट की, ठीक। नाउ डेफिनेशन, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल एज अ फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ये एक स्टॉक होता है, भंडार होता है किस चीज़ का, स्किल्स का, नॉलेज का, एक्सपर्टीज़ का, प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी एम्बॉडीड इन दी वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन, ठीक है। मतलब अपनी स्किल्स और नॉलेज के दम पे वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और नेशन के लिए एक वर्किंग पॉपुलेशन बन रही है, ठीक है। देखिए ये वर्किंग पॉपुलेशन क्या कर रही है, अभी जो वर्किंग पॉपुलेशन है इसी से तो हमारी कंट्री की ग्रोथ हो रही है कि कोई कंट्री के अंदर अपना इन्होंने बिज़नेस खोला, उस एक बिज़नेस में उन्होंने कई लोगों को जॉब दी, जिससे हर एक के पास पैसा आया और उन लोगों ने उस पैसे को खर्च किया, ठीक है। हम लोग इकोनॉमिक्स में ये तो पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हमारा कंसेप्ट ये होता है कि पैसा कैसे लोगों के हाथ में आए और उस हाथ में आए हुए उस पैसे को वो कैसे यूज़ करेंगे, इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। नाउ ह्यूमन कैपिटल एज अ फॉर्मेशन, मानव कैसे, मतलब ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्मेट होता है, ये है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेप हम लोग ह्यूमन कैपिटल बनेंगे। अब ये कैसे बनेगा, नाउ अगर लोगों के ऊपर खर्च किया जाए एजुकेशन पे, जॉब ट्रेनिंग पे और प्रॉपर हेल्थ केयर, तब जाके वो ह्यूमन फॉर्मेशन बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि फिजिकल कैपिटल, मशीन और फैक्ट्री। ह्यूमन कैपिटल इन्हेंस द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ द नेशन। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान के चलो कि अगर लोगों के ऊपर पैसा खर्च नहीं हुआ या लोगों के एजुकेशन पे खर्च नहीं हुआ, उनकी ट्रेनिंग पे खर्च नहीं हुआ,
आपको क्या लगता है इससे कंट्री आगे बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी। क्यों? जैसे ये मान के चलिए मेरी एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर यदि मैं अच्छी क्वालिटी की मशीन नहीं लगाऊंगा और उन लेबरों को नहीं रखूंगा जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है, तो क्या ये मशीन काम करेगी? क्योंकि इस मशीन को चलाने के लिए नॉलेज तो चाहिए। या चलिए हम लोग अपना एक मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलिए कि मेरी अपनी खुद की एक वर्कशॉप है, किसकी? लकड़ी की, टिम्बर की, ठीक है। अगर ये लकड़ी है, अब लकड़ी बना जैसे लकड़ी काटने के लिए मशीन तो चाहिए ही। अब मैं अच्छी मशीन लूँगा और लकड़ी जब मैंने काट दी, अब मेरा पास लकड़ी का काम हो रहा है, तो मैं यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मैं डोर्स वगैरह बनाने का काम करूँगा। अब उस डोर के अंदर जो कार्विंग होगी, मतलब जो भी उसके अंदर नक्काशी या जो भी चित्र बनेंगे या जो भी हम लोग उसके अंदर डिज़ाइन देंगे, उसके लिए क्या मैं किसी को भी रख सकता हूँ? नहीं। उसके लिए मैं रखूँगा एक्सपर्ट लेबर को, ठीक है। अब वो एक्सपर्ट लेबर उसी को उतना ही प्रोडक्टिव और उतना ही मतलब अच्छा बना पाएगा और वो अच्छा दिखेगा, जिससे लोग उसको खरीदेंगे। अब जब लोग उसको खरीदेंगे तभी तो मेरी सेल अच्छी होगी ना। तो वैसे ही अगर हमने आज इन चीज़ों पे, जैसे मैं फैक्ट्री बनाने के लिए इन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, वैसे ही ह्यूमन भी इसी तरीके की इसी कैटेगरी में आ रहा है। अगर उनकी एजुकेशन, जॉब और ट्रेनिंग पे प्रॉपर खर्चा होगा, तब जाके ही तो वो ह्यूमन कैपिटल बन पाएंगे। समझा अब आप लोग? फिर भी कोई डाउट हो तो पूछेगा। सो की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, सुपीरियर ओवर अदर रिसोर्सेज। ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर है अदर रिसोर्सेज से। कैसे? लैंड एंड फिजिकल कैपिटल रिसोर्सेज, बिकॉज लैंड एंड फिजिकल कैपिटल कैन नॉट बिकम प्रोडक्टिव ऑन देयर ओन, इट रिक्वायर्ड ह्यूमन नॉलेज। मान के चलिए आप लोग कहेंगे हमें तो समझ ही नहीं आया, बट मैं हूँ तो समझाऊंगा। सो ह्यूमन कैपिटल जो है वो सुपीरियर है इन सारी चीज़ों से, लैंड और फिजिकल कैपिटल रिसोर्सेज से। कैसे? मान के चलो मेरा एक लैंड है, ये मेरे पास खुद की एक लैंड है, इसमें मैंने ट्रैक्टर खड़ा कर दिया है और क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर खड़ा कर दिया है और कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स रख दिए हैं। हल, मतलब हल नहीं होता जिससे हम लोग खेत को सॉन करते हैं, मतलब जोतते हैं, ठीक है। मतलब ताकि उसको जब हम लोग उसको सॉन करेंगे, इसका मतलब जब हल को हम लोग चलाएंगे, बेसिकली आज हल का काम ये ट्रैक्टर करता है। उसमें पीछे वो ब्लेड्स लगे होते हैं ना, जो मट्टी को हल्का कर देते हैं, मतलब उसको उधेड़ देते हैं, जिसके अंदर हम लोग बीज डालते हैं। अब मुझे बताओ, क्या ये वो ट्रैक्टर अपने आप चल जाएगा बिना ह्यूमन कैपिटल के, बिना ह्यूमन नॉलेज के? क्या वो अपने आप चल जाएगा? नहीं। विदाउट ह्यूमन उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। और ह्यूमन करता क्या है? ट्रैक्टर से पहले तो उसको पूरा साफ़ करेगा खेत को, उसके बाद उसमें बीज डालेगा और उसको अच्छे से कितना उसमें पानी देना है उसको देखेगा। सो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? ह्यूमन की रेख देख में तो हो रही है ना, ठीक। हाई रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि आज हमने अपने ऊपर उतना खर्च कर लिया है जो आगे चल के हमें एक बेटर आउटकम देगा। कैसे? लाइक इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड रिच रिटर्न इन द फ्यूचर थ्रू हायर अर्निंग एंड हायर प्रोडक्टिविटी। जैसे मैंने आपको अभी बताया इस बारे में कि जब आप, जैसे मान के चलो एज अ ह्यूमन, ठीक है, मैंने आज अपनी एजुकेशन पे बहुत अच्छा पैसा खर्च कर दिया, ठीक है, बाहर विदेश से या एक अच्छे स्कूल से जाके मैंने अपनी अच्छी एजुकेशन ली, जिससे आगे चल के अब मैं डॉक्टर बना और डॉक्टर बनने के बाद मुझे आज एक अच्छी इनकम हो रही है। इसका मतलब जो मैंने इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए ही तो आज मैं इस लायक बन पाया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पा रहा हूँ, हाई अपनी प्रोडक्टिविटी को हाई कर पा रहा हूँ। सो ये यही समझाना चाहता है, ठीक है। मतलब आप फ्यूचर में इससे हायर रिटर्न ले सकते हो, ठीक। नाउ इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या होते हैं? इनडायरेक्ट बेनिफिट ये होता है कि एजुकेटेड एंड हेल्दी इंडिविजुअल स्प्रेड पॉजिटिव एक्सटर्नल इम्पैक्ट अक्रॉस सोसाइटी एवर इवन बेनिफिट थ्रू हु आर नॉट डायरेक्टली एजुकेट और ट्रीटेड। इसका क्या मतलब हुआ कि फिर से मैं वही अपना फेवरेट एग्जाम्पल लूँगा, डॉक्टर वाला। मान के चलो कि अपनी एजुकेशन और मतलब जो एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, हेल्दी इंडिविजुअल, ठीक, ये एक पॉजिटिव मतलब सकारात्मक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं सोसाइटी पे, ठीक है। जैसे कि एक डॉक्टर है, मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बना, अब डॉक्टर बनने के बाद जितने भी मरीज़ हैं वो मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब वो जो मरीज़ आ रहे हैं, अब मरीज़ को तो डायरेक्टली फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये जो हमने क्या ना इनडायरेक्ट बेनिफिट किससे हो रहा है? इनडायरेक्ट बेनिफिट उन लोगों को हो रहा है इसमें जो लोग मेरे पास नहीं भी आ रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी स्वस्थ हैं। इमेजिन करो वो लोग मेरे पास आ नहीं रहे हैं, बट जो जो लोग मेरे पास आ रहे हैं उनकी हेल्थ तो अब अच्छी हो गई है। इससे फ़ायदा उन लोगों को हो रहा है जो लोग पहले से ही ठीक थे। अगर एज अ डॉक्टर मैं वहाँ पर ना आया होता, ठीक है, या वहाँ पर कोई डॉक्टर ही ना होता, सो वो बीमार लोग उन जो हेल्दी लोग थे उनको भी तो बीमार कर सकते थे। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि इनडायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है उनको भी, ठीक है। समझ गए? फिर भी कोई डाउट हो तो पूछेगा बेझिझक, ओके।
मैंने इसलिए बहुत बेसिक एग्जाम्पल लिए हैं। सो गाइस यहाँ पर दो एग्जाम्पल हैं, वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल। वर्चुअस साइकिल क्या होता है? वर्चुअस साइकिल बेसिकली एजुकेटेड एंड हेल्दी कंसाइज पेरेंट इन्वेस्ट हेवनली इन द चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, ये जो एरो है बेसिकली इसका मतलब होता है एरो ऑन दी राइट साइड। ठीक है, इस पूरे का मतलब सिर्फ इतना ही है। ठीक है, चिल्ड्रंस बिकम स्किल्ड अडल्ट। ठीक है, उसके बाद एरो इन दी राइट साइड। समझ गए? जब भी ये वर्ड दिखाई दे तो बेसिकली हुआ क्या, जैसे मैंने इसको कमांड दिया था तो उसने इस वर्ड को लिख दिया रादर इसको बनाने की जगह। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये जो वर्चुअस साइकिल है ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जैसे कि जो एजुकेटेड माता पिता होंगे, ठीक है, जो एजुकेटेड माँ बाप होंगे वो अपने बच्चे को हेल्थ के रिगार्डिंग बताएंगे कि क्या हाइजीन क्या होता है। अब हाइजीन क्या होता है कि खाना खाने से पहले आप हाथ धुल के बैठो, इससे क्या होगा, उनकी हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, और वही वो संस्कार मतलब वही वो सेम चीज़ आपने आने वाली जनरेशन को दे पाएंगे। और ये लोग निकल पाएंगे किससे? ये लोग निकल पाएंगे इस मतलब ये जो डिज़ीज़ हैं, ये जो डिज़ीज़ हैं इन सब से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि बेसिकली जो हम लोग अपने घर पे जो प्रोक्योरमेंट बोलते हैं ना, प्रोक्योरमेंट मतलब जो भी सावधानियाँ बरतते हैं, पहली जो हम लोगों को शिक्षा मिली है वो घर से ही तो मिल रही है। अब जब हम लोगों को घर वाले हमें बताएंगे कि क्या चीज़ ख़राब होती है, क्योंकि हम लोग बेसिकली कितनी सारी चीज़ों को टच करते हैं जो ऑलरेडी जिनमें वायरसेस होता है। अगर हम लोग अपने हाथ अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो जिससे हमें क्या होगा, हमें डिजीज़ हो सकता है। ठीक है, और अगर इस बारे में हमको मालूम नहीं होगा तो हमने आने वाली जनरेशन को भी नहीं बता पाएंगे। सो ये एक वर्चुअस साइकिल है, ये सब चीज़ एक चीज़ों से कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसी का अपोजिट होता है विशियस साइकिल। विशियस साइकिल क्या होता है? विशियस साइकिल ये होता है कि एक माँ बाप हैं जो अनएजुकेटेड हैं। ठीक है, उनको नहीं पता है कि सही गलत क्या है। उनका बच्चा बाहर से आएगा और मतलब खेल के और बिना हाथ धोए खाना खाने बैठ जाएगा, जिससे उसको डिजीज़ हो जाएंगे और ये क्या होगा, डॉक्टर के चक्कर लगाते रहेंगे। ठीक है, अब सिंपल सी बात, ये अनएजुकेटेड क्यों है? क्योंकि ये लोग पुअर हैं। ठीक है, सो इसी पुअर के चक्कर में ये लोग क्या हो गए, इसी पुअर के चक्कर में इन लोगों को इलनेस भी हो गई है। ठीक है, इलनेस मतलब बीमारी भी हो गई है, क्योंकि इनको ये लोग जागरूक ही नहीं है। ठीक है, फिर भी मेरे पास इससे एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसके लिए मैंने एक इमेज बना रखी है। मैं अभी आप लोग को शो करता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। सो लुक गाइज, ये रही वो इमेज। ठीक है, इस इमेज में क्या लिखा है? ये लिखा है वर्चुअस साइकिल। ठीक है, रुक मैं पेन थोड़ा इसमें ले लेता हूँ। ये है वर्चुअस साइकिल। वर्चुअस साइकिल कैसे, रुकिए पहले पेन का कलर थोड़ा हाईलाइट कर लें कि हमें चीज़ें समझने में ज़्यादा आसान हो। ठीक है, इसको बढ़ा देते हैं, इसके स्केल को बढ़ा देते हैं ताकि समझ में अच्छा आए। सो गाइज, द वर्चुअस साइकिल पाथ ऑफ द प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, जैसे ये एजुकेटेड, ये कौन है? एजुकेटेड पेरेंट्स हैं। अब इन्होंने क्या किया, चिल्ड्रंस विथ बुक्स एंड फ्रूट इन्वेस्ट इन चाइल्ड्स एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। मतलब इन्होंने अपने बच्चे के भविष्य पे और उनके हेल्थ के लिए अच्छा इन्वेस्ट किया, जिससे इसके पास स्किल्स आई। ठीक है, और आगे चल के इसने क्या किया, ये एक वेट गाइस, आगे चल के क्या किया, क्रिएटिंग प्रॉस्पेरस और फ्लरिशिंग। नीचे वाले वर्ड थोड़ा कट रहे हैं, मैं देखता हूँ अगर मैं इसको ठीक से सेट कर पाऊँ तो। गिव मी अ चांस गाइस। सो गाइस, पहले क्या हो रहा था, जब मैंने आपको पहले ये इमेज शो करी थी तो ये जो नीचे वाली लाइन थी ये मतलब ठीक से ये ठीक से क्या थी, जो नीचे वाली लाइन थी ये ठीक से शो नहीं हो रही थी। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग मैंने क्या किया, अभी मैंने ये सीधे आपको इस पर दिखा दिया जहाँ से मैंने इमेज जनरेट करी थी। सो गाइस, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि जो माँ बाप एजुकेटेड माँ बाप हैं वो अपने बच्चे की हेल्थ पे अच्छे से इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, जिस वजह से उसके पास अब इतनी अच्छी स्किल आ गई हैं कि वो आने वाले समय के लिए एक अच्छा बेसिकली क्या कर पा रहा है, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पा रहा है, जैसे क्रिएटिंग प्रॉस्पेरस फ्लरिशिंग कम्युनिटी। अभी जो पूरी की पूरी कम्युनिटी नीचे आप देख रहे हो ये फ्लरिश हो गई है। फ्लरिश का मतलब ये है अच्छे से, मतलब यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं। अब विशेष साइकिल में देखिए, जो अनस्किल्ड माँ बाप थे, ठीक है, वो अपने बच्चे की एजुकेशन पर अच्छा खर्च नहीं कर पाए और अच्छा खिला नहीं पाए, जिस वजह से वो भी इस पॉवर्टी के ट्रैप के अंदर फंस गया और वो भी अब यही काम करने लगा। ठीक है, जो भी लोग नॉर्मल अपना गुजर बसर के लिए जो भी काम कर रहे थे, चाहे वो भीख मांग रहे हों या कहीं किसी के फार्म में काम कर रहे हों, सो ये खुद अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाए, जिस वजह से इनका बच्चा भी इसी ट्रैप में फंस गया। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको हर एक चीज़ से कनेक्ट कराता चलूँ। यदि फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा उसको और बेटर तरीके से समझाने की। ठीक, फिर भी कोई डाउट हो तो मैं आपको समझा दूँ। ये जो वर्चुअस साइकिल होती है इसका मतलब होता है कि मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना, और विशेष का मतलब नेगेटिव।
मतलब ये लिंक जो है, जैसे हम लोग मैंने कोई एक सर्कल बनाया कि जो एजुकेटेड माँ बाप हैं वो अपने बच्चे की हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं अच्छे से, जिस वजह से उसके बच्चे के पास अच्छी स्किल आ पाई और अच्छी स्किल्स की वजह से उसको अच्छी जॉब मिल पाई और उसने एक अच्छी कम्युनिटी बना ली। ठीक है, जहाँ पर हर सारी चीज़ों के फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ठीक है, सो ये है हमारा क्या, वर्चुअस साइकिल। ठीक है, और इसी का अपोजिट होगा विशियस साइकिल। ठीक, लाइक कि अनएजुकेटेड अनएजुकेटेड पेरेंट्स थे, अपने बेटे की हेल्थ पर खर्च नहीं कर पाए, जिस वजह से उसकी स्किल्स भी नहीं बढ़ी। स्किल्स नहीं बढ़ी तो क्या हुआ, वो भी नॉर्मल, या तो वो बैगर बन गया, भिखारी बन गया, या फिर किसी के फार्म में काम करने लगा। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा चक्र है ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयड बेटा जो है कल को ये भी तो पेरेंट बनेगा। कैसा पेरेंट बनेगा, अनएजुकेटेड बनेगा। ठीक है, कब तक ये प्रोसेस चलेगा, जब तक ये चेन ब्रेक नहीं हो जाएगी, जब तक ये लोग इस राह से अलग नहीं निकल जाएंगे तब तक चलेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। हर पॉइंट को मैं एक एक करके अच्छे से कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से समझ पाओ। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ सेक्शन टू के अंदर एक कहानी दे रखी है। बेसिकली इट इज़ अ केस स्टडी जो हेल्प करेगी अच्छे से समझने में। नाउ ये बेसिकली ये ज्वाइन कर रही है वर्चुअस और विशियस साइकिल वाली कहानी कोई। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, बेसिकली इसमें यही दे रखा है। लुक, इसमें क्या दे रखा है कि शकल और विलास दो लोग हैं। ठीक है, इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कलर को लाइट करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, शकल और विलास कैसे व्यक्ति हैं, वेट, सो इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। इसके फादर जो हैं इसके फादर का नाम है बूटा सिंह, जो काम करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में है। माँ इसकी हाउसवाइफ हैं। ठीक है, मतलब डोमेस्टिक केयर करती है, मतलब घर का काम करती हैं। अब विलास के में क्या है, विलास के में उसके जो पापा हैं, उसके पापा का नाम महेश है और वो एक फ़िशरमैन है जिनकी डेथ हो गई, पास्ट अवे। और उसकी मदर गीता जो है वो अब ये काम करने लगी जो उसके पिता काम करते थे, किसका, मछली उत्पादन का। ठीक, एजुकेशन और स्किल की बात करें, अगर मैं बात करूँ एजुकेशन और स्किल की, सो इसके पेरेंट ने क्या किया, अपने बच्चे की स्टडी के लिए अच्छा खर्च किया, उसकी हायर स्टडीज़ को अच्छे से कंप्लीट कराया, उसको डिप्लोमा का कोर्स कराया कंप्यूटर का। ठीक है, वही इसमें क्या हुआ, जो विलास था, क्योंकि उसकी मम्मी जॉब पे जाने लगी, अब उसके घर में केयर करने वाला कोई था नहीं, जिस वजह से उसका पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट नहीं आया, वही खेल कूद में उसका इंटरेस्ट रहा। ठीक है, और आप लोग भी अच्छे से सुनो कि अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो क्या इसका आउटकम निकलेगा। और स्कूल ड्यू टू फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, अब वो स्कूल भी नहीं गया, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस मतलब उसके पास उतना पैसा नहीं था, जिससे उसको लैक ऑफ इंकरेजमेंट मिली। ठीक है, किसी ने उसको प्रोत्साहन भी नहीं किया। सो फाइनल हेल्थ स्टेटस कैसा रहा कि इसकी फ़िज़िकल हेल्थ काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, और इसको जिस वजह से कभी भी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता था। वही ये जो विलास था ये सफ़र कर रहा था अर्थराइटिस से। अर्थराइटिस बेसिकली एक प्रॉब्लम होती है हड्डियों के रिगार्डिंग, जोड़ों में दर्द, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। ठीक है, सो फैमिली लैक्ड मनी ऑफ प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, फैमिली के पास उतना चंक नहीं था कि वो अपने बच्चे की हेल्थ पर खर्च कर पाएँ। ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट आउटकम क्या निकला, क्यों इसमें, अब आप मुझे ये 3 पॉइंट पढ़ के इतना बताओ कि इसके घर वालों ने अपने बेटे को डिप्लोमा कोर्स कराया, जिस वजह से क्या हुआ, उसको एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि उसको मतलब अब वो प्रमोशन, मतलब इट रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रमोशन, अब उसको प्रमोशन मिलेगा, जिस वजह से वो अब आने वाली जनरेशन पे भी पैसा खर्च कर पाएगा। वही अब ये शक्ल क्या करेगा, इसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, ये भी अपने माँ की तरह मछली बेचने का काम करेगा। ठीक है, और ये भी इसी ट्रैप में तब तक फंसा रहेगा जब तक ये अपने आने वाली जनरेशन को एजुकेशन और उनकी हेल्थ पे खर्च नहीं करेगा। सो इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, ये जो प्रोडक्टिविटी वाइबल है और ये प्रोडक्टिवली वाइबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, हायर इनकम, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जब इसके पास पैसा आया, मतलब इनके माँ बाप ने अपने बच्चों के ऊपर खर्च किया, जिस वजह से उसके बच्चे की ग्रोथ अच्छी हुई और उसने अपनी क्या हुआ, हायर इनकम से अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर दिया। जो उसका इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग किस तरीके से रहना, हमारा रहन सहन है। इमेजिन करो कि आज आप में से किसी की या मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है, सो आपको क्या लगता है जो मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें इम्प्रूवमेंट बढ़ जाएगा। होप सो, अब मैं अपने ऊपर और अच्छा खर्च कर पाऊँगा, अपने लिए और अच्छी डाइट प्लान करा पाऊँगा। ठीक है, मतलब और अच्छा खाना ले पाऊँगा। ठीक है ना, क्योंकि जब पैसा आता है तो उस पैसे के साथ साथ हमारा स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। वहीं जो विलास है, विलास के साथ देखिए लो इनकम है
और वो ट्रैप्ड हो चुका है इस पॉवर्टी के अंदर। ठीक, नाउ सो हमें इससे क्या पता लगता है, हमें इससे ये पता लगता है कोर इन्फ्रेंस क्या है, मतलब कहना क्या चाह रहा है। शकल एंड विलास की केस स्टडी में इन्वेस्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ ट्रांसफॉर्म शकल इनटू अ वैल्यूएबल एसेट। क्या हुआ, जब एक अच्छा पैसा इन्वेस्ट हुआ, जब एजुकेशन और हेल्थ केयर मतलब उसको दिया गया, जिससे उसने क्या किया, वो एक वैल्यूएबल एसेट बन पाया। ठीक है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन लेफ्ट विलास डिपेंडेंट ऑन लो इनकम मैनुअल लेबर। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी के चक्कर में, हेल्थ केयर के चक्कर में और एजुकेशन के चक्कर में वो डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, मैनुअल लेबर पे। ठीक है, जबकि मैनुअल लेबर पे डिपेंडेंट नहीं है। सो हैंस ह्यूमन रिसोर्स डेवलप्ड इज़ असेंशियल टू ब्रेक दिस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। सो मानव के लिए ज़रूरी है कि वो इस साइकिल को तोड़े और आगे बढ़े। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये है हमारा सेक्शन 3। ठीक, सो गाइस जब भी हम लोग सेक्टर्स को पढ़ते हैं तो 3 सेक्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये है हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और ये है टर्शरी। ठीक है, क्या ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं या कनेक्टेड हो सकते हैं, इस पे हम जानेंगे। सो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का अपने प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग और क्वायरिंग। ठीक, और सेकेंडरी सेक्शन क्या होता है, ये वो होता है जहाँ पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जैसे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, शुगर मिल मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर। ठीक है, नाउ टर्शियल सेक्टर में क्या होता है, ये वो सर्विस होती है जो सर्विस प्रोवाइड कराता है प्राइमरी और सेकेंडरी को, लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म और कम्युनिकेशन। ठीक, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान के चलिए ये एज अ फार्मर मैंने यहाँ पर पेड़ लगाया। ठीक है, इसमें क्या लगते हैं, इसमें लगते हैं आपके फेवरेट मैंगोज़। ठीक है, अब अभी तक मैं क्या करता था, मैं ये मैंगो मान के चलो कि मैंने 100 रुपये में 5 किलो कच्चे आम सेल कर दिए। ठीक है, इनको सेल कर दिया। ठीक, अब क्या हो रहा है, मतलब 100 रुपये में मैंने 5 किलो इनको सेल कर दिया। अब ये प्राइमरी सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ। प्राइमरी सेक्टर वो है जहाँ पर मैं नेचर में ही अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, वहीं से जो रिसोर्सेज आ रहे हैं उन्हीं के साथ मैं अपने घर को चला पा रहा हूँ, मतलब यही मेरा मेन साधन है, यही मेरा कमाई का मेन ज़रिया है। ठीक, लेकिन मेरे पास आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या करा है, आज के टाइम पे गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी सेक्शन के अंदर इंडल्ज हों। क्यों, जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएंगे, सो ये वो सेक्टर है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप आएंगे, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिल पाएगी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर की मेन दिक्कत पता है क्या है, जब आजकल लोगों के पास क्या है, लोगों के पास ज़्यादातर आज एक लैंड है। ठीक है, वहीं पर ही पिता ने काम किया, वहीं पर ही उसके बच्चों ने काम किया और वहीं पर ही उसके बच्चों के बच्चे काम कर रहे हैं। सो हो क्या रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लेकिन लैंड तो लिमिटेड है। अब ये लिमिटेड लैंड क्या करेगी, कल को बंटवारा कर देगी। सो अब इससे क्या होगा, अब आपको क्या लगता है, जब ये लैंड कई सारे हिस्सों में बढ़ जाएगी तो क्या ये प्रोडक्टिव रह जाएगी, नहीं। इसके लिए हमें थोड़ा और टेक्निकल सोचना पड़ेगा और हम लोग इसमें क्या क्या बेटर कर सकते हैं उस पर चलेंगे। ठीक, सो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम लोग इसमें और कैसे चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस ये कर सकते हैं कि जो कल तक प्राइमरी सेक्टर के अंदर था, जो कल तक प्राइमरी सेक्टर में था, उसके पास क्या था, पेड़ था आम का। ठीक, अब वो आम को डायरेक्ट सेल ना करके अपने घर में खुद जाके एज अ सेकेंडरी लेबर क्या करेगा, इस आम को यूज़ करेगा एज अ पिकल मतलब अचार के रूप में यूज़ करेगा, अचार के रूप में यूज़ करेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, 100 रुपये का या 200 रुपये का 1 किलो अचार बेच देगा। ठीक है, मतलब 1 kg अचार सेल कर देगा। अब क्या होगा, इससे इसने प्राइमरी सेक्टर के साथ साथ अपना सेकेंडरी सेक्टर भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसी सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर में जो भी ये व्यक्ति है जो यहाँ पर सामान को पहुँचाएगा दूसरी जगह पर, जो भी इनको सर्विस प्रोवाइड कराएगा, कैसे, जैसे मोबिलाइज़ कराएगा सामान को, कैसे, जैसे अपने व्हीकल से। ठीक है, मतलब गाड़ी के ज़रिए जगह जगह पर पहुँचाएगा, वो आपका टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा। टर्शियरी सेक्टर में वो चीज़ें आती हैं जो सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राइमरी सेक्टर में आज
आपके लिए ज़्यादा हमारे यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर आज ज़्यादा वाइबल नहीं है। क्यों? हम लोग यहाँ से ज़्यादा इनकम नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि लैंड हमारे पास लिमिटेड है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस लिमिटेड लैंड से पैसा तो आने से रहा। तो जिनके पास लैंड है और वो क्या करें, वो कोशिश करें कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जंप करते रहें धीरे धीरे, ठीक है, और दोनों को साथ में लेके चलें। तो इससे हमारी इकोनॉमी भी बेटर होगी, ठीक है, और हम लोग ज़्यादा अच्छा कर भी पाएंगे, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर के हम लोग अंदर बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, जहाँ पर कुछ बनता है। अब मान के चलो कोई भी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर आप लोगों को जॉब दोगे। अब मैंने कल को फैक्ट्री बनाई, 4 लोगों को नौकरी दी। अब इन 4 लोगों का परिवार चलेगा ना इससे। अब जब इन 4 लोगों के पास पैसा आएगा तो ये 4 लोग खर्च कर पाएंगे उसको, जिससे इकोनॉमी एक अच्छे से काम कर पाएगी। समझ गए? थोड़ा एकदम हौच पौच हो गया है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ और अच्छे से समझाने की। मैं एक एक पॉइंट को कई बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे, ठीक है। इसी वजह से मैं अपनी क्लासेस को कई सारे सेक्शंस के अंदर बांट के चलता हूँ, जो हमारे पूरे के पूरे चैप्टर को मतलब एक इसका पूरा क्रक्स दे देगा। जैसे प्राइमरी सेक्टर में क्या है, प्राइमरी सेक्टर डिपेंडेड है नेचर पे। सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली क्या है, सेकेंडरी सेक्टर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और ये वो सेक्टर है जो कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, मैंने कंपनी खोली और यहाँ पर लोग आए, अब इनको जॉब मिल पाएगी। इसमें क्या होगा, मैंने कोई सामान बनाया, अब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रीच बढ़ जाएगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं उत्पाद कर दूंगा, उत्पादन करूंगा, प्रोडक्शन कर दूंगा, उतना मुझको पैसा मिल जाएगा, और जितना मुझे पैसा मिलेगा मैं लोगों को दे पाऊंगा, उतना ही ज़्यादा मैं लेबर रख पाऊंगा, ठीक। और टर्शरी क्या है, ये है सर्विस सेक्टर। जैसे टीचर एज अ सर्विस सेक्टर, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ। बैंक क्या कर रही है, बैंक आपको सर्विस दे रही है। बैंक में जाके आप क्या करते हो, अपना पैसा जमा करते हो, आपको कोई भी दिक्कत आती है बैंक वाले के पास जाते हो ना, तो आपको सर्विस दे रही है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है, आप काम ले रहे हो, ठीक है। काम तो आज इंसान तीनों सेक्टर में कर रहा है, कमाई तो तीनों सेक्टर से कर रहा है, बस उनका पर्पस अलग अलग है, ठीक। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने क्या बताया, वो एक्स्ट्रा पॉइंट ये था कि अगर हमें डेवलप बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है कि प्राइमरी सेक्टर के साथ साथ मैं सेकेंडरी सेक्टर को भी लेके चलूँ, जिससे हमारी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाए, ठीक है। और टर्शियरी सेक्टर तो अपना काम कर ही रहा है, सामान मोबिलाइज कराने का एक जगह से दूसरी जगह, ठीक, समझ गए। सो ये मैंने तीनों सेक्टर को आपको समझा दिया। नाउ डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ओके, इसमें क्या है, मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या है। मार्केट एक्टिविटीज़ वो हैं जिसको हम लोग जज करते हैं, मतलब परफॉर्म एक्टिविटी परफॉर्म एज आ पे, प्रॉफिट और सैलरी। यहाँ पर इन्हीं चीज़ों के बेस पे हम इसको देखते हैं, जहाँ पर जो भी इकोनॉमी के रिगार्डिंग, जो भी अर्थव्यवस्था में कुछ ऐड कर रहा है उसको गिनते हैं, ठीक है। सिंपल शब्दों में, जो भी हमारी इकोनॉमी में कुछ ऐड कर रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, जो भी सैलरी मिल रही है, ठीक है। सो उससे क्या हो रहा है, ये लेन देन का काम चल रहा है ना, जिसमें हम लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ को जानते हैं, जिसमें हम लोग पैसे के रिगार्डिंग काम बात करते हैं, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर लेते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो चीज़ आती है जहाँ पर पैसे की कोई बात या लेन देन नहीं चल रहा है। जैसे एक्टिविटी परफॉर्म सेल्फ कंजम्पशन और फैमिली केयर। यहाँ पर जो भी कंजम्स की, जो भी बनाया जा रहा है, वो मतलब जो भी परफॉर्म हो रहा है वो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए हो रहा है, खुद की खपत के लिए हो रहा है, ठीक है, और अपनी फैमिली की केयर के लिए हो रहा है, ठीक। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है, इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। ये क्या हो रहा है, ये गुड्स और सर्विसेज क्या हैं, ये इंक्लूड हो रही हैं गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या है, नॉन मार्केट में ये जो इंक्लूड हो रहा है कुकिंग एट होम और वॉशिंग फैमिली क्लोथ्स एंड सब्सिडीज़ एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे खाना बनाना हो गया या कपड़े धुलना हो गया, ये कुछ ऐसा कर रहा है क्या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, अनटिल अनलेस अगर वो आपका प्रोफेशन नहीं है तो, ठीक है। एंड नाउ थर्ड पॉइंट के अंदर क्या है, ये क्या करता है, ये आपके जीएनपी और जीडीपी के अंदर ऐड होता है, जबकि इसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। ये हम आपके जीडीपी और जीएनपी के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। अगेन मैं आपको बताऊंगा जीडीपी और जीएनपी क्या होता है, आपके यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्शन हो रही है, आप पूरे साल में कितना कमा रहे हो, ये होती है आपकी जीएनपी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, दैट्स वाई हम लोग इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक। डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। इसमें क्या है, मैन एंड वुमेन के बीच में कैसे डिवीजन बटा हुआ है। सो ड्यू टू द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीज़न देयर इज़ अ ट्रेडिशनल डिवीजन ऑफ लेबर विद इन दी फैमिलीज़। अभी ये क्या है,
मतलब ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, मतलब यही हो ना, हिस्टोरिकल का क्या मतलब हुआ, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक के बेस पे हमने डिवीज़न कर रखा है। जनरली वुमेन को कंसिडर किया जाता है कि वो घर को संभालेंगी, खाना बनाएंगी, क्लीनिंग करेंगी, फैचिंग करेंगी, और मतलब बच्चों की देख रेख करेंगी, और मतलब बच्चों के फैचिंग वाटर, वेट्स का, सॉरी सॉरी यहाँ पर कुछ थोड़ा गलत बोल गया मैं गाइस। मैं यहाँ पे बताने वाला था फैचिंग वाटर। फैचिंग वाटर का क्या मतलब होता है, जैसे पानी लेके आना, ठीक है। इमेजिन करो, क्योंकि पानी लाना कौन सी बड़ी बात हो गई, पानी लाना इन द सेंस, जैसे कि पुराने टाइम पे क्या होता था, जो औरतें थी वो दूर दूर से 2-2, 3-3 किलोमीटर से जाके जब पानी की, जब उस समय आज आज की जितनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, सो वो लोग दूर से, दूर गांव से, या जहाँ आज पानी की किल्लत है, लोग क्या करते हैं, देखते नहीं हो कि मटके में पानी भर के लाते हैं 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से, ठीक है। लेकिन आज हम लोग ऐसे समय पे बैठे हैं कि जिसकी हम लोग इतनी कद्र नहीं कर रहे हैं, ठीक। नाउ अब बैक टू द टॉपिक। उसके बाद चाइल्ड केयर, ठीक है। बिकॉज वुमेन को एज अ कंजर्व माना जाता है, मतलब कि वो चीज़ों को कंजर्व करके रखती हैं, संभाल के रखती हैं, इसलिए लोगों वुमेन को ये काम दिया गया घर का। और मैन क्या करेगा, वो फील्ड काम करेगा और ऑफिस का काम करेगा और पैसा कमा के लाएगा घर में, ठीक। इकोनॉमिकल डिलीमा क्या है, मतलब इकोनॉमिक डिलीमा क्या है इसमें। सो डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क परफॉर्म्ड बाय वुमेन, जितने भी घर के काम काज हैं वो वुमेन के द्वारा हो रहे हैं, जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म में नहीं गिनते हैं, जबकि देखा जाए तो ये कितना अच्छा काम है। मतलब अगर इसको हम लोग आज के टाइम पे, मैं जनरली अगर बताऊं कि अगर इसको आज हम एज अ पैसे में कैलकुलेट करें, सो केयर की, तो केयर को हम लोग मेजर नहीं कर सकते पैसे में, ठीक है। सो काफ़ी टफ काम है ये। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट योर मदर, ठीक है। अपनी मदर की हम लोगों को इसलिए मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो उनका कितना बड़ा काम है बेसिकली फॉर दी हाउस होल्ड वुमेन्स, ठीक है। साथ ही साथ मैं कोशिश करता चल रहा हूँ कि मैं जितना अवेयरनेस बढ़ा सकूँ उसको भी लेके चल रहा हूँ, ओके ना गाइज। सो इसमें क्या क्या रखा है कि इकोनॉमिकल डिलेमा ये है कि जो भी ये इतना इंपॉर्टेंट काम कर रही है, इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा है एज अ मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक। अब जबकि जो आदमी का काम है उसको तो हम लोग देखते ही हैं, वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट होता है उसके काम को। आदमी का जो पेमेंट है उस वो जीडीपी में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो भी वो कमा रहा है वो कंट्री के अंदर ही तो कमा रहा है, विद इन दी कंट्री तो कमा रहा है, ठीक। नाउ वुमेन इन पेड वर्कफोर्स, अगर हम उन वुमेंस की बात करें जो आदमियों की तरह ही बाहर काम कर रही हैं और स्किल्ड लेबर हैं और एजुकेशन और स्किल के दम पे काम कर रही हैं एज अ मैन, सिमिलर टू मैन की तरह, सो उसमें क्या हो रहा है, तो उनको बराबर की मतलब रिस्पेक्ट मिल रही है। इसमें क्या हो रहा है, इनको बराबर की रिस्पेक्ट मिल रही है और उनके जो डिसीज़न है उनको लिया जा रहा है, ठीक है। और अनएजुकेटेड वुमेन जो हैं वो सफ़र कर रही हैं फ्रॉम दी वेज और डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। देखो सिंपल शब्दों में कहा जाए, जो एजुकेटेड वुमेन हैं वो अच्छी बेस अपने एक अच्छा पे कर पा रही हैं, ठीक है। और जो अनएजुकेटेड वुमेन हो पा रही हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है और इनफॉर्मल सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जो जिनमें आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि क्या होती है, औरतों को मिलती है क्रिच फैसिलिटी, मतलब जहाँ पर ये होता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वहाँ पर जो मदर होती है उसको उतना वो कहा जाता है कि आप ब्रेक में जाके अपने बच्चे की केयर कर सकते हो, मतलब उसमें कुछ ऐसा बांटा जाता है आपके टाइम को कि आप काम के साथ साथ अपने बच्चे को भी अपने साथ रख सकते हो और बीच बीच में आप उनको जाके चेक कर सकते हो। तब तक आप उनको वहाँ पर जो भी रूम है जहाँ पर उनकी देख रेख के लिए दाई आया रख रखी हैं वो देखते रहेंगे और आप बीच बीच में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। 2-3 जितने भी राउंड गवर्नमेंट ने या फैक्ट्री के अंदर डिसाइड किए गए हैं। जबकि जो इनफॉर्मल सेक्टर है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको बड़ी मुश्किल से पैसा मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। So the quality of population ultimately determine the growth rate of a country. A literate and healthy population act as an asset, whereas illiterate and unhealthy citizens become a economic burden. सिंपल शब्द में यह है कि आपकी क्वालिटी ही बताएगा कि आप समाज में ग्रोथ लाओगे कि नहीं लाओगे, ठीक है। जो हेल्दी है पॉपुलेशन है वो एक एसेट है, वो एक धन है। जो एक अनहेल्दी व्यक्ति है जिसके जो इलिटरेट है और अनहेल्दी है तो वो समाज में एक बड़ा बोझ ही तो है, समाज में एक वो बोझ ही तो है। इमेजिन करो, आज एक व्यक्ति तो पढ़ा लिखा है, मान के चलो जैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ, तो मैं आने वाले समय में एक एसेट बन रहा हूँ, मैं एक एसेट ही तो हूँ। अब इस पढ़ाने का मुझे कुछ पैसा मिल रहा है, ठीक है। हालांकि यूट्यूब कल को अगर मेरा यूट्यूब बहुत अच्छा हिट हो जाएगा, बहुत अच्छे से चल पड़ेगा तो मुझे उसका पैसा मिलने लगेगा।
वहीं आप उन लोगों को देखो जो दिहाड़ी काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को देखो जो अनहेल्दी हैं, ठीक है, अनहेल्दी हैं और इलिटरेट हैं, तो वो एक बोझ हैं, उनको एक बोझ की तरीके से तो देखा जा रहा है, ठीक है। अब रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या रोल है एजुकेशन का ह्यूमन डेवलपमेंट में? सो ओपन न्यू होरिजन्स एंड एस्पिरेशन ऑफ सिटीजन्स। सो जब आप एजुकेशन ले लेते हो और डेवलपमेंट करते एज अ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, आपको देखा जाता है, आपका एक रोल हो गया है। सो आप एक एस्पिरेशन बनने वाले लोगों के लिए प्रोवाइड न्यू स्किल्स एंड इंक्रीज इंडिविजुअल अर्निंग पोटेंशियल, ये आपको प्रोवाइड करा रहा है नई स्किल जो आपकी अर्निंग के लिए, जो आपका पोटेंशियल है, जो आपकी अर्निंग का पोटेंशियल है, ठीक है। इनहेंस नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी, मतलब ये आपका इंक्लूड हो रहा है किसके अंदर? नेशनल इनकम के अंदर, कल्चरल रिचनेसेस के अंदर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, इससे आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से काम कर रहा है, ठीक। अब गवर्नमेंट कुछ स्किल्स लेके आई है, मतलब गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लेके आई है जो देश की तरक्की के लिए इम्पॉर्टेंट पहल है, ठीक है। अब जैसे गवर्नमेंट ने देखा कि अब हम लोग क्या बेटर कर सकते हैं जिससे समाज आगे बढ़ पाए और समाज में जो वल्नरेबल व्यक्ति है, वल्नरेबल वो जो सबसे पीछे है, जो रेस में सबसे पीछे रह गया है, उसको कुछ किया जाए इसके लिए। सो गवर्नमेंट कुछ अभियान लेके आई है जिसमें हम लोग बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर ये कहा गया है इट इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो, और यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन टू चिल्ड्रंस एज 6 to 14 ईयर्स टाइम बाउंडेड मैनर, मतलब एक फिक्स मैनर के अंदर उनको एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए ये ऑलरेडी हमारा फंडामेंटल राइट भी है अंडर आर्टिकल 21A, जिसमें ये 21A जिसमें ये कहा गया है, वेट राइटिंग मेरी थोड़ी ख़राब है, मैं कोशिश करता हूँ और अच्छा लिखने की। फंडामेंटल राइट, ठीक है, अंडर आर्टिकल 21A, जिसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। और ये मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है, करना ही करना है, ठीक है। कोई ये नहीं है कि चॉइस है आपकी, इट इज़ नॉट योर चॉइस, ये आपके ऊपर कंपल्सन है, आपको करानी ही है अपने बच्चे को, ओके। नाउ फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। फंडामेंटल राइट बेसिकली आपके कुछ मूल अधिकार होते हैं, जो ये आपके अधिकार का दायरा है, इसके अंदर ये आपका मूल अधिकार है, ठीक है, जो हम आपकी डेवलपमेंट और आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना मान के चलो, ठीक है। सो मिड डे मील स्कीम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिड डे मील स्कीम? मिड डे मील स्कीम का मतलब ये है कि प्राइमरी स्कूल टू इंक्रीज स्टूडेंट इनरोलमेंट, इम्प्रूव अटेंडेंस, रिटेंशन रेट एंड इन्हेंस न्यूट्रिशन लेवल। इसमें क्या है, इसमें ये हो रहा है कि देखो बेसिकली ये मिड डे मील इसलिए लेके आया गया था कि कम से कम बच्चा खाने के लिए तो स्कूल आएगा ना, वो मतलब अब छोटे बच्चे को क्या पसंद है, छोटे, ये प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, प्राइमरी में छोटे बच्चे बैठेंगे, सो बच्चे को खाना खाना बहुत पसंद है, जिस वजह से इन्होंने क्या किया, ये मिड डे मील स्कीम की योजना चलाई ताकि बच्चे का इनरोलमेंट बढ़े, और जब उनका इनरोलमेंट बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, उनकी अटेंडेंस इम्प्रूव होगी, और फिर मतलब उनको अच्छी तरीके से उनका न्यूट्रिशन बढ़ पाएगा, जिससे उनका रिटेंशन रेट भी बढ़ पाएगा, उनकी समझने की क्षमता भी बढ़ पाएगी, ठीक है। और क्या होगा, ये भी समाज में आने वाले समय में एक एसेट की तरीके से काम करेंगे, ना कि कोई बर्डन के तरीके से, ठीक है। और नवोदय विद्यालय को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, कहाँ पर? रूरल एरियाज़ में, गांव में, ताकि जो टैलेंटेड चिल्ड्रंस हैं उनको आगे बढ़ाया जा पाए, ठीक है, और वो भी आगे कुछ कर पाएँ और अच्छा कर पाएँ। वोकेशनल एजुकेशन, ये वोकेशनल एजुकेशन वो होता है जैसे कि आपका सिलाई, ठीक है, मतलब सिलाई का काम सिखा दिया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गई, या फिर मैकेनिकल काम हो गया, ये वो काम है जिससे आप तुरंत रोज़गार कर सकते हो। मान के चलो अगर मैंने वोकेशनल कोर्स कर लिया, अब मैंने टेक्निकल काम सीख लिया, अब मैं पंखे हो गए, एसी, कूलर, इनका काम करके अपनी खुद की शॉप खोल सकता हूँ और पैसा जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसी बारे में बात कर रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट ने इस पे भी काम किया है और लोगों को इसके अंदर मतलब इनकी स्किल्स पे काम करने का मतलब एक वेरिएशन खोल दिया, मतलब एक ऐसा ये कराया गया है कि ताकि लोगों को इसमें अपनी स्किल्स पे अच्छे से काम कर पाएँ। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो ये कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं कि इलिटरेट पर्सन भी इसको सीख जाएगा अगर उसको कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी जाए, ठीक है। कि मैं थोड़ा सोच रहा था कि मैं उसको कैसे समझाऊँ, तो द बेस्ट वे इज़ दैट
कि व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसकी स्किल पे अच्छे से खर्च हो गया है। अब जब उसकी स्किल पे खर्च हो गया, स्किल इन द सेंस वोकेशनल स्किल, वो स्किल जो इनलिटरेट पर्सन अगर थोड़ा उस पर ध्यान दिया जाए, उसको कुछ टेक्निकल काम सिखा दिया जाए तो वो अपना गुजर बसर कर पाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग। नाउ हायर एजुकेशन स्ट्रेटेजी, यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ का, ठीक है। और डिस्टेंस एजुकेशन मतलब ये है कि आप अपने काम के साथ साथ भी पढ़ाई कर पाओगे, ठीक। और आईटी इंस्टीट्यूट को बढ़ाना और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके आईटी इंस्टीट्यूशंस बढ़ेंगे, जिससे आपका ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो मतलब आप पढ़े लिखों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। नाउ सेक्शन 5 क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे आएगी, वो आएगी आपकी हेल्थ से। सो हेल्थ इज़ एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस ऑफ रियलाइजिंग one's potential and ability to work. An unhealthy worker cannot maximize their output for enterprise of the economy. इसमें क्या लिखा है, जो हेल्दी पर्सन है वो क्या कर पाएगा, वो अपना पोटेंशियल दिखा पाएगा और अपने उसी पोटेंशियल से एक अच्छी नौकरी कर पाएगा। मतलब ये है कि वो हेल्दी है, स्किल्स हैं उसके पास, तो वो क्या कर पाएगा, वो एक अच्छा काम कर पाएगा और अपने पोटेंशियल को बढ़ा पाएगा। रादर जो अनहेल्दी वर्कर है वो क्या कर पाएगा, वो अपने कैन नॉट मैक्सिमाइज देयर आउटपुट। आउटपुट क्या है, मतलब जो भी रिजल्ट आ रहा है वो उसको मैक्सिमाइज कभी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अनहेल्दी है। अनहेल्दी बेसिकली क्या है, जो व्यक्ति बेसिकली हम लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अनलिटरेट है, मतलब जो व्यक्ति इलिटरेट है, सॉरी अनलिटरेट नहीं, जो व्यक्ति इनलिटरेट है, ठीक है। इलिटरेट है और इलिटरेट के साथ साथ क्या हुआ, अनहेल्दी भी है, ठीक है। मतलब उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है। तो अब क्या होगा, क्या वो समाज में कुछ अपना अच्छा मतलब अपना एक अच्छा आउटकम जनरेट कर पाएगा, क्या वो कोई अच्छा रिजल्ट ला पाएगा, नहीं ला पाएगा, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई है, हेल्थ पॉलिसी ऑब्जेक्टिव एंड इंडिकेटर्स। इसके बारे में गवर्नमेंट ने बात की है, ठीक है। हेल्थ पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशनल हेल्थ गोल पे बात की गई है। इसमें कहा गया है कि इम्प्रूव की जाएगी एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर सर्विस एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट स्पेशली फॉर द अंडर प्रिविलेज सेक्शन। जो आपके अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, जो आपका ऐसा तबका है जो अभी तक मेन स्ट्रीम में, जो अभी तक ऊपर नहीं आया गया है, उनके लिए काम किया जाए, उनकी हेल्थ पे अच्छे से इन्वेस्ट किया जाए और उनकी जो फैमिली वेलफेयर सर्विस है उसको मतलब उनकी फैमिली के वेलफेयर के लिए कुछ सर्विसेज चलाई जाएं ताकि उनका न्यूट्रिशन बढ़ पाए। मतलब बेसिकली क्या है, उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल पाए। न्यूट्रिशनल सपोर्ट का क्या मतलब है, ज़्यादातर बीमारी उन लोगों को हो रही हैं जिनकी न्यूट्रिशन वीक है, उन लोगों को तो बीमारी लग रही हैं ज़्यादातर, ठीक है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर आज बात करें जाए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इम्प्रूव टू ओवर 69.7 ईयर्स 69.7 ईयर्स ड्यू टू दी बेटर कंट्रोल एपिडेमिक डिजीज़ एंड मेडिकल एडवांसमेंट। इसको इम्प्रूव किया गया है इन 69.7 ईयर्स के अंदर, ठीक है। एपिडेमिक डिजीज़ को रोका गया है, कंटेन किया गया है, मतलब इसको रोका गया है, ठीक है, मेडिकल एडवांसमेंट के थ्रू, ठीक है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका क्या मतलब होता है कि कितने चिल्ड्रंस मर रहे हैं, ठीक है। शेप डिक्लाइन इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अभी क्या है, जैसे कि शुरुआत में ये रेट बढ़ रहा था बट अब ये धीरे धीरे कम हो गया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये शो कर रहा है कि हमारा हेल्थ सिस्टम कितना बेटर है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ हैव ड्रॉप्ड, ठीक है। बर्थ रेट और आपका जो डेथ रेट है दोनों ड्रॉप्ड हो रहा है, जो शो कर रहा है एक बेटर पॉपुलेशन मैनेजमेंट। लुक, बर्थ रेट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पॉपुलेशन एकदम आपकी हाइक कर जाए, ठीक है। और डेथ रेट भी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा मतलब आपके पैदा होने वालों की संख्या कम है और मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि बेसिकली क्या होगा कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। और जो बोलते हैं ना कि पॉपुलेशन अपने आप में एक क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है। रिसोर्स तब तक है जब तक वो एक सफिशिएंट मैनर में है, ठीक है। पॉपुलेशन की ज़रूरत है लेकिन एक लिमिटेड, जब वो पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए क्या होगा, रिसोर्सेज का बंटवारा हो जाएगा, जिस वजह से कंट्री मतलब पूरी तरीके से प्रॉस्परस नहीं हो पाएगी, ठीक। नाउ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज इन इंडिया, कौन कौन से वो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं। डिस्पैरिटी इन मेडिकल फैसिलिटी, हम फेस करें डिस्पैरिटी इन मेडिकल फैसिलिटी बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज़ के अंदर, ठीक है।
अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर हम देखते हैं आज भी एक बाइफर्केशन है दोनों में, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, नर्सिस एंड हॉस्पिटल बेड्स इन रूरल प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अभी क्या हो रहा है, शॉर्टेज है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जॉब पाने के बाद शहर चले जाते हैं, तो गांव में आज भी शॉर्टेज है हॉस्पिटल्स की, ठीक है, हॉस्पिटल बेड्स की, नर्सिस की और डॉक्टर्स की। आपने देखा नहीं ज़्यादातर, अगर मैं बात करूँ, हमने मूवीज़ में भी, बेसिकली मूवीज़ क्या होती हैं, मूवीज़ होती हैं समाज का आईना, और वो दिखा रही होती हैं जो चल रहा होता है। ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है डॉक्टर रेफर कर देते हैं लोगों को बड़े अस्पताल। बड़ा अस्पताल कहाँ होता है, आपका शहर, ठीक है। सोचो अगर वही फैसिलिटी गांव में मिलने लग जाए या उन कस्बों में मिलने लग जाए, तो लोगों का वो जो समय जो उनका भागा दौड़ी में जा रहा है वो बच जाएगा। और जो पेशेंट मतलब किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जा रही है, तो वो भी रुक सकती है अगर ये सारी चीज़ें मुहैया हो जाएं। और आज गवर्नमेंट इस पर काम कर भी रही है। नीड फॉर दी वाइडर हेल्थ इंश्योरेंस कवर फ्रॉम दी वल्नरेबल इकोनॉमिकल सेक्शन। वल्नरेबल क्या है, वल्नरेबल की डेफिनेशन समय समय के अनुसार बदलती रहती है, बट ज़्यादातर हम लोग कंसिडर करते हैं इकोनॉमिकल और सोशली, ठीक है। सो गवर्नमेंट चाहती है कि इनके लिए इंश्योरेंस कवर कराया जाए ताकि ये इनकी हेल्थ पे अच्छे से इन्वेस्ट हो पाए, ठीक। नाउ सेक्शन 6, अनएम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट एंड टाइप। सो अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है कि बेरोज़गारी क्या होती है, इसके बारे में बता रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इज सैड टू एग्जिस्ट व्हाट पीपल हु आर विलिंग टू वर्क प्रिविलेज वेज कैन नॉट फाइंड जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि लोग जॉब तो करना चाहते हैं, बट वो अपने अनुसार जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, या जिस जॉब की आज रिक्वायरमेंट है वो उसके लिए कैपेबल नहीं है। ओके, ये है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। नाउ नोट, वर्किंग एज पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ कंसिडर्ड 15 to 59। जो भी वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है वो इसके अंदर आती है, ठीक है। अब आप देख लो कौन कौन लोग 59 है कि हैं यहाँ पर, ठीक है, और 59 तक हैं, 15 से लेकर 59 तक के बीच में ये है आपकी वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक। और जो इससे कम है वो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन में नहीं आएंगे, और जो इससे ज़्यादा हैं वो भी आपकी वर्किंग पॉपुलेशन में नहीं आएंगे, ठीक है। इनको फिगर आउट नहीं किया जाएगा, समझ गए। सो आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये भी तरीके की है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट, अच्छा सीज़न का मतलब समझते हो, सर्दी गर्मी बरसात, ठीक है। वैसे ये जॉब हैं, ये क्या हो रही हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, अकर्स व्हेन पीपल आर अनएबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग दी सर्टेन मंथ ऑफ सीजन एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पर लोगों को कुछ सीज़न के दौरान जॉब मिल रही है, ठीक है। कुछ सीज़न के अंदर तो ये लोग क्या कर जाते हैं, एम्प्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अब इस समय अगर सीज़न चल रहा है आपका फसल का, तो फसल हो रही है, तो यहाँ पर अभी लोग काम कर रहे हैं जिसका उनको वेज मिल रहा है, ठीक। कल को जब फसल का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, अब जब उसके फसल का काम नहीं हो रहा है, उस समय तक जो बचा हुआ पीरियड है, जब वापस तक इस फसल को लगाने का काम नहीं आ जाता, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब नहीं आ जाती, तब तक के लिए लोग वापस अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, ठीक है। मतलब आज नौकरी है, ठीक है, कुछ समय के लिए, कल नौकरी नहीं है कुछ समय के लिए, फिर नौकरी है कुछ समय के लिए, फिर नौकरी नहीं है कुछ समय के लिए, इस बारे में बात कर रहा है, समझ गए। इसी को बोलते हैं सीजनल। लाइक ड्यूरिंग नॉन फार्मिंग ड्राई मंथ, ठीक है, आज इस समय अगर सूखा महीना चल रहा है तो वो नॉन फार्मिंग है। एग्रीकल्चर लेबर रिमेन्स विदाउट वर्क, अब यहाँ पर क्या है, लेबर जो है वो विदाउट वर्क हो गए हैं। अब ये है आपका डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, ये क्या है, प्रीडोमिनेटली रूरल एग्रीकल्चर। सो पहले हम लोग पढ़ेंगे अकर्स व्हेन मोर पीपल आर इंगेज इन अ वर्क देन एक्चुअल रिक्वायरमेंट। लुक, मेरे पास ये एक लैंड है, यहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, छोटी सी लैंड है लेकिन यहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इन अभी गिनने मत बैठ जाना, हो सकता है 10 ना हो या 10 से कम हो, ठीक। अब बेसिकली इस ज़मीन पे ज़रूरत है मात्र 3 लोगों की, लेकिन जो बच्चे कुछ लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जैसे मान के चलो फैमिली में 10 मेंबर हैं, अब ये सब लोग इसी में हाथ बटा रहे हैं, जबकि 3 लोग भी ये काम कर सकते हैं, और ये 7 लोग एक्स्ट्रा हैं। अगर ये 7 लोग किसी अदर सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो एक तो इससे इनके क्या होगा, इनके घर की इकोनॉमी बढ़ेगी, इनके घर की इकोनॉमी बढ़ेगी, इनकी क्या बोलते हैं, जो इनकी लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो बढ़ जाएगा। सो मेरे कहने का मतलब है जो उनका जीवन यापन करने का, जो ये लोग ज़िंदगी जी रहे हैं उसको ये और अच्छी दे पाएंगे। अगर ये 7 लोग अदर सेक्टर में जाके काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, और इधर ये लोग पैसा कमाएंगे। जब ये पैसा दोनों जगह का अगर हम लोग मिला देंगे
तो ये अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे से जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे। सिंपल सी बात है कि आप कम पैसे में ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे या ज़्यादा पैसे में, ठीक है। सो ये डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या है सॉरी गाइस। सो ये जो डिसगाइज्ड, ये जो आपकी थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है गाइस, अगर बीच बीच में जो थोड़ा हेजिटेशन, ये जो मैं रुक जा रहा हूँ बीच बीच में जो गैप आ जा रहा है, सो इसके लिए मैं सॉरी माफ़ी चाहूँगा गाइस, क्योंकि थोड़ी तबीयत डाउन है। सो नाउ ये जो आपकी डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है ये क्या है। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का सिंपल वर्ड ये है कि लोग जो एक्चुअल लोग हैं, एक्चुअल लोगों से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जबकि उनका पोटेंशियल ज़्यादा का है, वो ज़्यादा कमा सकते हैं लेकिन नहीं कमा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग उस एरिया में काम कर रहे हैं जिसमें उनकी ज़रूरत है भी नहीं। ठीक, समझ गए आप लोग? फिर भी नहीं समझ पाए तो एक छोटा सा आपको और बता दे रहा हूँ। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका खेत है, यहाँ पर 3 लोगों की ज़रूरत है लेकिन तब भी 7 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। 10 लोगों के परिवार में 7 लोग एक्स्ट्रा हैं। अगर ये 7 लोग अलग सेक्टर में काम करेंगे तो और पैसा कमा पाएंगे, जिससे ये लोग अपनी अपनी क्या है, जो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको और बेहतर कर पाएंगे। ठीक है गाइस, अब ये लोग और अच्छी सुख सुविधा भोग पाएंगे। ठीक, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या है? लुक, आज मैं इमेजिन करो कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे पास नौकरी नहीं है। क्यों? देखो, मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, पीजी की डिग्री भी है, उसके बाद यदि मुझे जॉब नहीं मिल रही है तो क्या दिक्कत है? सो इसका आंसर है पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि आज जिस चीज़ की ज़रूरत है मेरे पास वो नॉलेज नहीं है, ठीक है। मतलब जॉब तो है लेकिन वो जॉब है जैसे एआई हो गया आपका, ठीक है, और डेटा एनालिटिक्स हो गई है। सो इसके रिगार्डिंग जो चीज़ चाहिए, जो स्किल चाहिए, मेरे पास वो स्किल नहीं है। सो इमेजिन करो कि जॉब प्रोवाइड कराने वाला और जॉब की ज़रूरत जिसको है, ठीक है, एक तो है जॉब प्रोवाइडर जो नौकरी देगा, ठीक, और एक है जिसको जॉब की ज़रूरत है, जो जॉब ढूंढ रहा है। सो दोनों की जो डिमांड है वो एक जगह पर मीट नहीं कर रही है। इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, अगर जो आपका जो भी आपके जब भी आपकी जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत आपको है, अगर उससे आपको ये मीट हो जाए, ये दोनों पॉइंट एक जगह पर मीट हो जाएं, सो आपका क्या है, आपको मतलब ये आपकी ज़रूरत को पूरी कर पाएगा, ठीक है, आपकी ज़रूरत को पूरी कर पाएगा। ठीक, जो चीज़ मार्केट में है और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो रहा है, मतलब आपकी जो मीट है, जो आपकी ज़रूरत है उसको मीट कर पा रहा है। तो क्या हुआ, इससे आपकी बेहतरी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? आप अपनी लाइफ में उतना ही बेहतर कर पाओगे। वैसे ही ये जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर दिक्कत इस चीज़ की है कि जिस चीज़ की और जिस स्किल की आज ज़रूरत है वो स्किल इन लोगों के पास है ही नहीं। तो इन लोगों की जो जो ज़रूरत है ये आपस में मीट ही नहीं हो पा रही है, ठीक है, जिस वजह से ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक, सो नाउ इसका एडवर्स इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? ये जो मैन पावर है ये वेस्ट हो रही है, ठीक है। सो कन्वर्ट एक्टिव ह्यूमन कैपिटल इनटू अ सोशल लाइबिलिटी। सो ये जो क्या हो रहा है, ये जो एक्टिव मैन पावर है अब ये सोशल लाइबिलिटी बन गया है। अब ये लोगों की क्या हो गई, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। कैसे? इमेजिन करो, जब कल को आप लोग नौकरी करोगे, जब आप लोग ज़्यादा पैसा कमाओगे तो उस पैसे को खर्च किया जाता है ना, मतलब टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स लेती है आपसे, और वो टैक्स किसके ऊपर खर्च होता है? वल्नरेबल लोगों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो डिपेंडेंट हैं, ठीक है, उनकी बेहतरी के लिए खर्च होता है। अब अगर ज़्यादा लोग गवर्नमेंट पे आश्रित हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो खुद सोचिए, तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी तो लाइबिलिटी बढ़ रही है ना। सो इंक्रीज इकोनॉमिकल ओवरलोड, इससे क्या हो रहा है कि जो आपकी इकोनॉमी है उसके ऊपर ओवरलोड बढ़ रहा है। आपके ज़्यादा से ज़्यादा ये जो आपका अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो यूथ आपका एसिड बन सकता था वो बर्डन बन गया है, डिपेंडेंट हो गया है किस पर? गवर्नमेंट पे। डिपेंडेंट हो गया है किस पर? ऑन दी वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजिंग शार्पली। इसमें क्या है, लुक, पहले तो इसको ठीक से पढ़िए। द डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ ऑन दी वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजिंगली शार्पली। अब ये जो आपकी अनएम्प्लॉयड यूथ है, ठीक है, जो उसका काम करने की एज थी उसमें ही डिपेंडेंट होकर बैठ गया है, जिससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर, जो उसकी इकोनॉमी है उसके ऊपर और खर्चा बढ़ चुका है, समझ रहे हो, जिस वजह से जो कंट्री की ग्रोथ हो सकती थी वो हो नहीं पा रही है। डिक्लाइन इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब आपके पास एक अच्छी नौकरी नहीं होगी, आपके पास अच्छा पैसा नहीं होगा, ठीक है, उससे क्या होगा,
आप लीड करोगे पॉवर्टी को और आप ट्रैप हो जाओगे माल न्यूट्रिशन के जाल में, ठीक है। और आने आपके बच्चे का जो है विड्रॉ हो जाएगा स्कूल, मतलब उसका स्कूल छिन जाएगा उससे, ठीक है। और आने वाले समय में वो भी इसी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा, इसी पॉवर्टी का शिकार हो जाएगा। अब मुझे बताना ये कौन सा साइकिल है, वर्चुअस साइकिल है या विशियस साइकिल है, ठीक है। सोशल इनस्टेबिलिटी क्या हो रहा है, हायर अनएम्प्लॉयड क्रिएट, वेट पहले इसको साफ करते हैं। हायर अनएम्प्लॉयड क्रिएट फीलिंग ऑफ होपलेस। होपलेस क्या है, जब ज़्यादा लोग, जो आपके ज़्यादा लोग हैं, हाई अनएम्प्लॉयड क्रिएट, ज़्यादा अनएम्प्लॉयड क्रिएट करेगी होपलेस। इमेजिन करो अगर मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, बार बार मैं उस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो मुझे कैसा लगेगा, मेरी जो होप है वो मुझसे छिन जाएगी ना, और मैं एक बहुत होपलेस पर्सन बन जाऊँगा, फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगा, ठीक है। सो इससे क्या हो रहा है, जब लोगों के पास नौकरी नहीं होंगी तो लोग होपलेस हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन हो जाएंगे। इसी फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में ये लोग क्या करेंगे, क्राइम की ओर चले जाएंगे। और आज के टाइम पे कम एज में लोग हमें देखने को मिल रहे हैं इस क्राइम के अंदर, इस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर, समझ रहे हो। नाउ सेक्शन 7 एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसका क्या मतलब है, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड क्या है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की ज़रूरत क्या है। इसमें हमने क्या जाना, इसमें हमने ये जाना कि एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कि क्या आज ट्रेंड चल रहा है और जनरेशन उसी अनुसार कैसे कैसे कहाँ पर किस किस सेक्टर में काम कर रही है, ठीक है। एग्रीकल्चर मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी, हाउएवर ड्यू टू डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट लेबर डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर इज डिक्लाइनिंग। क्या हो रहा है, ये वो सेक्टर है जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर के अंदर आ रहे थे, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर के अंदर इसको अपना रहे हैं। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ ये भी है कि डिसगाइज्ड, ये जो आपकी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ये इस बारे में भी ज़्यादा बात नहीं कर रही है। और आज के समय पे क्या हो रहा है, जो आपकी लेबर डिपेंडेंस है वो आपकी डिक्लाइन कर रही है। क्यों, क्योंकि आज आप ज़्यादातर एग्रीकल्चर में मशीन का यूज़ कर रहे हो, और जब मशीन का यूज़ होगी तो वो मशीन रिमूव कर रही है किसको, ह्यूमंस को। अब ये ह्यूमंस बेसिकली उन सेक्टर्स में जा रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा पैसा आ सकता है, और वो सेक्टर आपका मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। लुक, मैंने आपसे क्या कहा, चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये आपकी कृषि है, ये आपकी कृषि लैंड है, आज मैं हूँ इसमें, ठीक है, कल को मेरी शादी हुई और मेरी 2 चिल्ड्रंस हैं, ये भी तो इसी लैंड पे निर्भर रहेंगे, और मैं इसका बंटवारा कर दूंगा, ये इन दोनों के नाम आ गई, और कल को इनके बच्चे होंगे तो ये भी ऐसे करते करते ये ज़मीन टूटती जाएगी, और जितने भी हिस्सों में ये टूटेगी, क्या आपको क्या लगता है ये प्रोडक्टिव रह जाएगी, नहीं रहेगी, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा कि अगर मैंने कोई फैक्ट्री लगाई तो उस फैक्ट्री से तो मैं जितना चाहूँ उतना पैसा बना सकता हूँ, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वन ऑन दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एब्जॉर्ब सरप्लस लेबर मूविंग अवे फ्रॉम दी रूरल एग्रीकल्चर, ठीक है। अब ये क्या करिए, इससे इसी चक्कर में अब लोग अलग हो रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ टर्शरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर लाइक इमर्जिंग मॉडर्न सेक्टर्स, ठीक है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। आईटी टेक्नोलॉजीज, ये जो आपके आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, ज़्यादा लंबे लंबे वर्ड यूज़ करूँगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या कुछ भी नहीं समझ में आता है टीचर तो समझ में आता है ना आपको, डॉक्टर समझ में आता है ना आपको, ठीक है, पुलिस समझ में आती है आपको। ये क्या है, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। ये आते हैं आपके सर्विस सेक्टर में, ठीक। नाउ रियल लाइफ एग्जाम्पल इन अ विलेज वेयर फैमिली मेम्बर ओनली प्रोसीड फूड ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, वन फैमिली सेंट एज सन टू द स्टडी ऑफ द एग्रीकल्चर। गाइस, ये एक स्टोरी है। इसमें ये क्या रखा है कि एक फार्मर की फैमिली है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये एक फार्मर की फैमिली है, मतलब विलेज में रहने वाला कोई किसान है। उसने क्या किया, अपने बेटे को स्टडी के लिए एडमिशन दिलवाया एग्रीकल्चर कॉलेज में, और जब उसका बेटा पढ़ लिख के आ गया तो उसने डिज़ाइन किया इम्प्रूव्ड प्लो, मतलब हल तैयार किया, ठीक है। हल मतलब वो जो हल आप जानते हो ना, वो जो खेत में हम लोग यूज़ करते हैं, जो बैल के बांध देते हैं जब आपका बैल आगे मूव करता है, ठीक है। अगर इसकी कोई इमेज होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, रुकिए। लुक गाइस, क्या आप लोग देख पा रहे हो, ये रहा आपका हल, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर मेरा ये पॉइंटर है, ये रहा आपका हल, ठीक है, जो खेत में यूज़ होता है। ये देखिए बैल के पीछे बांध रखा है, ये है आपका हल। इससे क्या होता है, ये धरती के अंदर जाता है और आपका
जो मतलब जो इसमें क्या करता है, उसको अंदर तक खोदता हुआ चला जाता है, जिससे फसल डालना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक, बेसिकली जब भी हम लोग ये डिजिटल क्लास लेते हैं, जब भी हम लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ा पाते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लोगों को और बेहतर तरीके से चीज़ें समझा पाएँ। हाँ, मैं कहा था कि इन अ विलेज एक फैमिली ने अपने बच्चे को, ठीक है, एडमिशन दिलवाया एग्रीकल्चर की कॉलेज में, और वहाँ से वो जो पढ़ के आया तो उसने क्या करा, डिज़ाइन किया एक हल, जिससे आप अपनी जो वीट है उसको बूस्ट कर पा रहे हो, उसकी जो उसको जो आप यूज़ करने की जो उसकी यील्ड है, जो उसकी पैदावार है, उसको आप बढ़ा पा रहे हो। ठीक है, मतलब अब आप ज़्यादा से ज़्यादा उगा पा रहे हो, कहने का मतलब ये है। इसी के साथ साथ इंस्पायर बाय दिस सक्सेस, विलेज के अंदर पंचायत ने क्या किया, प्राइमरी स्कूल खुलवाया। ठीक है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपने विलेज को क्या करें, उसके डेवलपमेंट के लिए अच्छे से अच्छा काम कर पाएँ। उसी के बाद एक टेलर ने भी अपनी दुकान ओपन कर ली। उसी के साथ साथ क्या हुआ, धीरे धीरे गांव, पूरा का पूरा गांव क्या हुआ, सेल्फ सफिशिएंट बन गया। सेल्फ सफिशिएंट का क्या मतलब है, आत्मनिर्भर बन गया। ठीक है, और अब ये लोग क्या है, इन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए अलग एक सेक्टर देख लिया। अब ये लोग सीधे खेती पर निर्भर नहीं है, अब इनके पास और भी चीज़ें हैं। अब इससे क्या होगा, इससे इनकी जो बेसिकली ग्रोथ है वो और तेज़ी से बढ़ पाएगी। समझ गए आप लोग? यही था आज के चैप्टर में। चैप्टर ऑफ दिस समरी में क्या है कि ह्यूमन कैपिटल इज़ आ बिल्ट वाया एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल। ह्यूमन कैपिटल बिल्ट हो रही है एजुकेशन, स्किल और हेल्थ से, मतलब एजुकेशन, हेल्थ और स्किल से ह्यूमन कैपिटल बन रही है। 3 सेक्टर्स बताए हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के बारे में जाना कि जीएनपी क्या होता है, कि आपकी कंट्री में कितनी पैदावारी हो रही है। ठीक, 3 अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, सीजनल, डिस्गाइज्ड और एजुकेट। ठीक, नाउ ये आपके क्वेश्चन आंसर है गाइस, आप लोग इसको कीजिएगा और हो सके तो मुझे बताइए, मुझसे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछेगा, देन आई विल हेल्प यू। नाउ एक्सप्लेन हाउ पीपल एज रिसोर्स, लोग कैसे रिसोर्स हैं, इसको आपको मैंने बताया था पहले ही जब मैंने आपकी क्लास स्टार्ट की थी। लुक, या इसका आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने आंसर में। ओके, ठीक, नाउ उसके बाद मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ के बारे में बताइएगा, ये भी कर चुके हम लोग। उसके बाद बताइएगा सीजनल एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सीज़न, आज नौकरी, ये बात याद आया, आज नौकरी है कल नौकरी नहीं है, मतलब सॉरी, कुछ सीज़न में नौकरी, कुछ सीज़न में नौकरी नहीं है, फिर कुछ सीज़न में नौकरी, कुछ सीज़न में नौकरी नहीं है। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में क्या है, इसमें दे रखा है कि व्हाट स्टेप गवर्नमेंट टेकन टू इंक्रीज लिटरेसी एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं लिटरेसी के लिए और हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है, भारत में। ओके, सो गाइस, नाउ द क्लास इज़ डन, मतलब क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या दिक्कत हुई इस चैप्टर में। देन इफ़ देयर हैज़ एनी क्वेरी इन योर माइंड, अपने डाउट को क्या कीजिए, आप लोग कमेंट में यूज़ की, मतलब कमेंट में उसको लिखिए, और जब भी मेरे पास समय होगा देन मैं उसको पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि उसके रिगार्डिंग अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन आपको दे पाऊँ। ठीक है, लेकिन अपना डाउट अपने माइंड में दबा के मत बैठिए, कोशिश कीजिए कि कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम उसके रिगार्डिंग देन आई विल हेल्प यू। ओके, एंड मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं अपना टेलीग्राम चैनल यहाँ पर पोस्ट कर दूँ। सो गाइस, जिनको भी पीडीएफ की ज़रूरत है, जिनको भी ये पीडीएफ पढ़नी है, ये एक होलिस्टिक पीडीएफ बनाई गई है ताकि आपका पूरा का पूरा चैप्टर, ये पूरा का पूरा एसेंस है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। सेम चीज़ आपकी बुक में है, बट वो चीज़ आपका क्या है, उसमें आपको ये नहीं पता आपको पढ़ना क्या क्या है। जो आपको पढ़ना है वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। सो गाइस, ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब आप लोगों के यूटीज़ आने वाले हैं, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम्स। और आपकी जो कोई भी नीड हो, कोई भी आपको रिगार्डिंग डाउट हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग या अदर चैप्टर के रिगार्डिंग, देन आप मुझसे पूछे, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय।